Good evening and welcome to history class. और इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट क्लास, क्योंकि लास्ट क्लास में टेक्निकल एरर के वजह कर, नेटवर्क इशू के वजह कर, दो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे कंटिन्यू, उनके वजह कर क्लास प्रॉपर हुआ नहीं। तो मैंने जानबूझकर तौसीफ को बोला कि क्लास दिया जाए ताकि प्रॉपर जहाँ से शुरू करना चाह रहे वहाँ से शुरू करें। और रिकॉर्डेड वीडियोस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, डिस्टर्बेंस का कोई स्कोप नहीं रहेगा और आपको बातें समझ में आएंगी। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे कि आपको भले पता होगा कितना चैप्टर है, क्या सिलेबस है, लेकिन हम ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे छोटी लूप्स होल हैं, जहाँ कोताहियाँ हैं या जहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ठीक कर देने से आगे आसान हो जाएगा सारा चैप्टर, तो हम लोग वो करेंगे। तो जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू किया जाता है तो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट का चैप्टर समझा जाता है और वो सब्जेक्ट पढ़ के फ़ायदा क्या होगा वो समझा जाता है। तो आज हम लोग यही करेंगे। आपको भी पता है कि आपके पूरे हिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर्स है ना, और 7 चैप्टर तो है, लेकिन आपके पूरे हिस्ट्री का नाम है यूरोप एंड द मॉडर्न एज। यूरोप में वो दौर जब यूरोप ने तरक्की करना, डेवलप करना सीखा, जब यूरोप दुनिया की उस रेस में सबसे आगे चला गया, जहाँ 7 डिफरेंट कंटिनेंट्स तो थे, एशिया भी, यूरोप भी, अफ्रीका भी, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, नॉर्थ अमेरिका भी, अटलांटिक भी, अंटार्कटिका भी। यूरोप का वो दौर पढ़ने वाले हैं हम लोग जहाँ से यूरोप ने डेवलप करना शुरू किया। और दुनिया में जहाँ भी ना लोग पिछड़े हुए हैं उनमें धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है। लोग जब बहुत धार्मिक होते हैं या अनपढ़ होते हैं तो वहाँ के जो धार्मिक जो लोग हैं ना, वो पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं। यूरोप के साथ भी यही था। हिंदुस्तान तो 100 साल पहले तक इसी जकड़ में था, आज भी है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला है, तो इसलिए हम लोग पीछे रह गए। यूरोप के उस दौर को पढ़ेंगे जब यूरोप डेवलप करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया। वो टाइम है 1301, 1301 से लेकर 1700, 400 ईयर्स में यूरोप मॉडर्न यूरोप बना। यूरोप दुनिया में सबसे आगे चला गया। यूरोप दुनिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूरोपियन कंट्री, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो या जर्मनी हो या इटली हो, वो दुनिया के सुपर पावर में आ गए जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने दुनिया से ज़्यादा सीखा और ज़्यादा किया। तो अब हम लोग 7 चैप्टर्स को एक बार डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर मुझे पता है, दोबारा सुनने में कोई बुराई नहीं है। और आई कैन गारंटी कि अगर आप थोड़ा बैठ के सुनेंगे ना तो आपको फ़ायदा ही होगा। क्योंकि एक लड़की ने बोला सर आप हिस्ट्री करवाते लग नहीं रहा है, लेकिन जब आप पैदा भी नहीं होंगे ना, या बहुत सारे लोग की तो मम्मीज़ लोग भी छोटी होंगी तब से हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, 18 साल से हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये बात ध्यान रहे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आधे घंटे की क्लास में आपको हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव दे कर ही जाएंगे, क्योंकि हम उठकर क्लास नहीं लेते हैं, क्लास के लिए तैयारी करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड किया गया, रिसर्च किया गया, अब कुछ वीडियो भी आपसे हम शेयर करेंगे, वीडियो एडिट किया गया, तो इसलिए दोबारा सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आपको स्क्रीन पे आपका 7 चैप्टर्स का नाम दिख रहा होगा। यही 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है। 1-2 पढ़ाई हो गई होगी, आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हम शुरू करेंगे अगले वीक में भी मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग पहले ये समझ लें कि ये जो 7 चैप्टर्स हैं जिसमें 1301 से लेकर 1945 का हिस्ट्री है, यानी कि 650 साल का हिस्ट्री लगभग आपको पढ़ाया जाएगा। और हिस्ट्री ना हमेशा ऑर्डर में होता, लाइन से होता है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्कूल वगैरह में एक टीचर आता है, 20 से एक टॉपिक पढ़ा देता है, दूसरा टीचर आता है कोई और टॉपिक पढ़ा देता है, तो आप रिलेट नहीं कर पाते कि क्या बोला जा रहा है। और दूसरी बात, आपको टॉपिक पढ़ने का फ़ायदा क्या है वो नहीं बताया जाता है, तो कुछ के लिए हिस्ट्री बड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पास्ट को पढ़कर और समझकर अपने फ्यूचर को हम कैसे बेहतर बनाएं उस पर फोकस करता है। तो वो कैसे, वो अभी हम बताएंगे। अगर यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है आपको तो ऑब्वियस बात है कि इससे सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि यूरोप दुनिया में सबसे जब आगे हो गया तो लोगों ने सोचा कि चलो इसको देखा जाए, इसको पढ़ा जाए। ऐसी कौन सी बातें थी जिसने यूरोप को बेहतर बना दिया, यूरोप को बड़ा बना दिया। तो हम जो बोलेंगे, एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, तो हम जब आपको जो बातें बोलेंगे, क्वेश्चन जो रहेगा नोट डाउन करके रखिएगा। 15-15 मिनट बाद कोशिश करेंगे बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपको कहाँ डाउट है। आपको क्वेश्चन जब पूछिएगा हमसे, उसको हम क्लियर करेंगे। फिर अगला 15 मिनट के लिए एक स्लॉट शुरू करेंगे, फिर 15-20 मिनट बाद रुकेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। और
क्वेश्चन वही कीजिएगा जो टॉपिक पर बात हो रहा है। ओके, तो उसका जवाब देंगे 50 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक एक ऑनलाइन क्लास में 63 68 क्वेश्चन का रिप्लाई करने के साथ दूसरा टॉपिक में जाने से क्या थोड़ा टूट जाता है रीजन। वापस सात चैप्टर आपके बुक में है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जहाँ से चैप्टर शुरू होता है, कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि फ्रांस में क्यों मारामारी हो गया, फ्रांस के लोग अपने ही रूलर, अपने ही किंग, अपने एम्पायर से क्यों नाराज़ हो गए, कोई तो रीज़न होगा। तो चैप्टर 1 में आपको बताया जाएगा कि फ्रांस दुनिया का वो कंट्री है जहाँ सबसे पहला रिपब्लिकन कंट्री बना। रिपब्लिकन मतलब जहाँ लोगों को राइट्स मिले, जहाँ पे इलेक्शन हो, जहाँ पे लोगों को शामिल किया जाए कामकाज में। और दुनिया का सबसे पहला नेशनल एंथम भी फ्रांस में ही बना, जिसका नाम था मर्सलाइज। और जब से दुनिया बना तब से ये थ्योरी नहीं है नेशनल एंथम का या मेरा मुल्क मेरा देश का। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम जब पढ़ेंगे तो 2-3 बात समझेंगे कि लोगों को जगाने में या लोगों का गुलामी करने में उनका अनपढ़ होने का कितना बड़ा रोल है। और अगर कुछ पढ़े लिखे लोग आगे आ जाए और लोगों को उनको जिम्मेदारी को समझाए या लोगों को पढ़ा लिखा बना दे तो उनको फ़ायदा क्या होगा, वो चैप्टर 1 में है। ओके, जब हम चैप्टर 2 में आएंगे तो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी आइडियल, नेपोलियनिक एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में ये पढ़ाया जाएगा कि फ्रांस ने जब दुनिया को ये दिखाया कि मेरा कंट्री है भाई, हम रूल करेंगे, बाहर वाले क्यों हम पर हावी होंगे, या मेरा जो किंग है, मेरा जो रूलर है वो मेरा खुदा तो है नहीं कि वो जो बोलेगा हम करेंगे, हम तो गुलामी करने के लिए पैदा हुए नहीं। तो उन लोगों को ये बात समझ में आ गई क्योंकि कुछ लोग आगे उनको समझा रहे थे। चैप्टर 3 में जब पढ़ेंगे तो टॉपिक आएगा और दुनिया को कैसे दुनिया के अंदर देशभक्ति वाला एक फीलिंग आया, वो चैप्टर 2 में बताया जाएगा। तभी नेशनल एंथम का थ्योरी शुरू हुआ। लोगों ने अलग अलग कंट्री ने ये बात शुरू कर दी कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपने रूलर को भगवान नहीं मानेंगे। चैप्टर 3 जब पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 में ये बात आएगी 1801 से लेकर 1817 तक दुनिया में 2 तरह के लोग हो गए। एक जो राजा महाराजा को मानने वाले लोग थे, उनको लगा कि मेरा राजा महाराजा ही मेरा भगवान है, इसी की बात को हम सुनेंगे, हम यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। और एक वो जो ग्रुप को लगता था नहीं, हम पब्लिक अपने हिसाब से रूल तय करेंगे, अपने हिसाब से नेता चुनेंगे, कुछ अगर हमारे कंट्री में होने का रहेगा तो मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। आज जैसे दुनिया के 90% कंट्रीज में इलेक्शन होता है, तो वो एक दौर आया जब कुछ लोग राजा महाराजा को मान रहे थे और कुछ लोग रिपब्लिकन थॉट को लेकर चल रहे थे। चैप्टर 3 जब चैप्टर 4 में आएंगे तो चैप्टर 4 का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आपको यहाँ पे सातों चैप्टर का नाम दिखा रहा होगा, ये स्क्रीन पे बार बार आ रहा है। चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब हम लोग चैप्टर 4 में वो फेज पढ़ेंगे जहाँ पे ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि दुनिया में आज जो इंडस्ट्री है, आज जो कारखाना है, आज जो गाड़ी है, टीवी है, घड़ी है, मोबाइल्स है और सैटेलाइट है, ये सारा चीज़ कहीं से तो शुरू हुआ। आंसर है हाँ, इन तमाम चीज़ों की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। और इंग्लैंड ही वो कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ, जहाँ पे मशीन बनना शुरू हुआ, क्योंकि कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह कर इंग्लैंड को इतना डेवलपमेंट हुआ। इंग्लैंड में कोल था, इंग्लैंड में पैसा था, इंग्लैंड में लेबर थे, इंग्लैंड बाहर से रॉ मटेरियल्स लेकर आता था, इंग्लैंड के पास आइडियाज़ था, इंग्लैंड के पास पढ़े लिखे लोग थे, इंग्लैंड के पास क्वीन एलिजाबेथ थी जो बोल रही थी कि अपनी कंट्री को आगे बढ़ाइए, हम लोग धर्म से थोड़ा बाहर आके प्रैक्टिकल होकर काम करें। तो दीज आर द रीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड कि इंग्लैंड में ही ऐसा क्या था कि मशीन इंग्लैंड में बनना शुरू हुआ, इंग्लैंड इतना डेवलप कर गया, इंग्लैंड इतना तरक्की कर लिया कि दुनिया का बाप बन के रहने लगा। 100 कंट्रीज़ पे लगभग इंग्लैंड रूल किया। कैसे किया? कॉलोनी कैसे बना दिया? कॉलोनी का मतलब जब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ उन्हीं के लोगों पर रूल करना शुरू कर देते हैं, उस कंट्री को कॉलोनी बोलते हैं। हमारा इंडिया भी एक दौर में कॉलोनी था, अंग्रेज़ रूल करते थे, ब्रिटिश रूल करते थे। फिर इंपीरियलिज्म की बात होगी कि दुनिया में जब किसी के पास ताकत आ जाता है तो ताकत के भूख के वजह कर दुनिया में क्या आफत मचता है, और इस आफत ने वर्ल्ड वॉर 1 कर दिया। चैप्टर 5 में जब जाएंगे तो 1901 से लेकर 1917 तक का हिस्ट्री है कि वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ, कैसे इंग्लैंड जब बड़ा बन रहा था तो दूसरे कंट्री को प्रॉब्लम हुआ, एक कंट्री एक की तरक्की दूसरे कंट्री नहीं देख पा रहे थे, उसको पीछे खींचने की कोशिश करने लगे, उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे, और फिर दुनिया 2 ग्रुप में बढ़ गया।
और 1914 में दोनों कंट्री आपस में लड़ गया। जब दोनों कंट्री आपस में लड़ गया तो वर्ल्ड वार हो गया। वर्ल्ड वार मतलब दुनिया के ज़्यादातर कंट्री आपस में लड़ पड़े किसी भी रीजन का, तो वो रीज़न था इम्पीरियलिज्म, जो चैप्टर 5 में मिलेगा। चैप्टर 6 में जब आएंगे तो हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। क्या वर्ल्ड वार 1 से सेकेंड वर्ल्ड वार का कोई रिलेशन था? अगर था तो क्या था? और सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन कौन से ग्रुप्स थे, उन्होंने क्यों लड़ाइयाँ की, उनको फ़ायदा क्या हुआ, उनको नुकसान क्या हुआ। दिस ऑल आर इन चैप्टर 6। चैप्टर 7 की जब बात करेंगे तो चैप्टर 7 का नाम है द लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ लोगों ने ट्राई किया, वर्ल्ड वार 1 के बाद भी ट्राई किया गया कि एक ऐसा सिस्टम बने जहां दोबारा दुनिया में कभी लड़ाई ना हो, क्योंकि इतना तबाही बर्बादी होता है, करोड़ों लोग 7 करोड़ लोग को लगभग नुकसान हुआ 2 वर्ल्ड वार में। तो यूनाइटेड नेशन एक ग्रुप बना जिसको अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में बोलते हैं और संयुक्त राष्ट्र हिंदी में बोलते हैं। आज दुनिया के 195 कंट्री उस ग्रुप के मेंबर है। जैसे एक मोहल्ले में क्लब काम करता है पीस मेंटेन करने का, डेवलपमेंट का, फंडिंग का, चंदा देने का, वैसे यूनाइटेड नेशन दुनिया के लिए काम करता है। तो 7 चैप्टर का जो हिस्ट्री है 1301 से लेकर 1950 तक हम लोग पढ़ेंगे। 650 साल का हिस्ट्री पढ़ेंगे और 650 साल की हिस्ट्री को पढ़ने का रीज़न है कि यूरोप के हालात को देखकर वो कैसे तरक्की किया, वो कैसे दुनिया पर हावी हुआ, उन्होंने गलतियां क्या की, हिटलर को और मुसोलिनी को लोग क्यों नफ़रत करते हैं, तो दूसरा जो रूलर है वो हिटलर और मुसोलिनी नहीं बनना चाहता है, नेपोलियन कैसे लोगों को अपने साथ किया। तो हिस्ट्री इज़ अ पास्ट ऑफ अकाउंट ऑफ पास्ट। हिस्ट्री पहले गुजरे हुए टाइम के बारे में भले बताता है, मगर आपको ये पुराने टाइम को देखकर अपने मिस्टेक्स को सीखना पड़ता है और आने वाले टाइम में यूज़ करना पड़ता है। तो यूरोप को ही क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि यूरोप दुनिया का सबसे डेवलप कंटिनेंट है और दुनिया में हर जगह यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है कि बाबू देख लो, समझ लो और फिर ये देखो कि हम अपने लाइफ में, अपने कंट्री में कैसा काम करेंगे जो हम भी ग्रो कर पाएंगे। यही हिस्ट्री का ओरिजिनल रीज़न है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे कि इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। और एक बात ये कि 7 चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके बुक में एक टर्म है फॉरवर्ड्स, FORWARD, यहाँ लिख रहा है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब कि इन 7 चैप्टर को समझने के लिए पहले कुछ बात को समझना पड़ेगा आपको। अगर आप उस बात को नहीं समझे तो फिर आपको हिस्ट्री प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। यूरोप एंड द मॉडर्न एज का फॉरवर्ड दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पॉलिटिकल सोशल एवोल्यूशन ऑफ यूरोप, जहाँ चैप्टर से पहले कुछ चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि यूरोप का समाजी विकास कैसे हुआ, समाजी तरक्की कैसे हुआ, रेनेसां एंड ह्यूमनिज़्म, उदारवाद किसको बोलते हैं, पुनर्जन्म किसको बोलते हैं, पुनर्वास किसको बोलते हैं, इंसानियत किसको बोलते हैं। रेनेसां हम लोग वो पढ़ेंगे जिसको उर्दू में हम लोग रोशन ख्याली या निसातुस्सानिया बोलते हैं। उर्दू वाले को समझ आ रहा होगा, हिंदी वर्ड भी मैंने बोला, इंग्लिश भी बोला। उसमें एक टाइम आएगा एज ऑफ डिस्कवरी। ये पूरे यूरोप को डेवलप करने में वो दौर जब इंग्लैंड में नई नई चीज़ें बनी, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, कोल से लेकर कॉटन मशीन तक, प्रिंटिंग मशीन से लेकर बल्ब तक, और टेलीफोन से लेकर टीवी तक, और वायर से लेकर टेलीग्राफ तक, स्टीम से लेकर ट्रेन तक, और दवाई से लेकर इंजेक्शन तक, वैक्सीन से लेकर E=mc² ऑफ आइंस्टाइन, वहाँ तक सारा का सारा कुछ इंग्लैंड में हुआ। तो इसका क्या रोल है? इससे इंग्लैंड दुनिया में पावरफुल बना होगा? क्या इंग्लैंड ने इसको यूज़ करके दुनिया पे अपना ताकत दिखाया होगा? ये भी पढ़ना है। और फॉरवर्ड में एक टर्म है राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट, और 1501 के बाद इंग्लैंड इतना बड़ा पावर कैसे करके बन गया, और 1700 आते आते इंग्लैंड ने 100 कंट्रीज़ पर रूल कैसे करने शुरू कर दिया। चैप्टर 1 पढ़ने से पहले इसको समझना ज़रूरी है, जो ट्राई हम लास्ट बार कर रहे थे कि हम ये मान के चलते हैं कि आज आपका हिस्ट्री का पहला क्लास है और आपको 7 चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे, और मान के चलते हैं हाँ। और 7 चैप्टर को पढ़ाने से पहले सिलेबस बताना ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि 7 चैप्टर को समझने से पहले कुछ बात को, कुछ स्टोरी को सुन ले, समझ ले, जो 7 चैप्टर को समझने में आपको आसानी करता है। फॉरवर्ड मतलब जब पिकनिक में जाते हैं
किसी संडे आपको सुबह 6 बजे पिकनिक जाना है, 12 घंटे का 16 घंटे का आप रात में आइएगा, तो अचानक सुबह उठ के चल नहीं देते। उससे पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, क्या लेकर जाना है, क्या पहन के जाना है, कितना पैसा लेना है, अचानक नहीं होता है। अगर तैयारी करके नहीं जाइएगा, सुबह उठ के निकल जाइएगा, तो आपका दिन कैसे गुजरेगा पता नहीं चलेगा। ओके अगर किसी को हाफिज़ कुरान बनना है तो वो अचानक से हाफिज़ कुरान नहीं बन जाएगा, उसको बेसिक समझना पड़ेगा। अलीफ बे ते से शुरू करके फिर कलमा है, आयात है, फिर एक एक करके पारा होगा, फिर पहले कुरान मुकम्मल करेगा, फिर हिफ्ज़ करना शुरू करेगा, तब होगा। तो हर चीज़ का बेसिक रिक्वायरमेंट यानी बुनियाद पहले बनाएंगे, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करेंगे। फॉरवर्ड मतलब पहले बेस बनाएंगे, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करेंगे। तो आज हम लोग फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल सोशल एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, रेनेसां के बारे में बात करेंगे कि इसका बाकी 7 चैप्टर से क्या रिलेशन है। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन सेशन होगा, आपको कुछ को क्वेश्चन पूछना होगा, पूछ लीजिएगा, वरना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेनेसां के बारे में डिस्कस करेंगे।